फ्लड के तबाहकुन नुकसानात और असरात आपके सामने हैं। फॉरेन रिजर्व $6 बिलियन तक रह गए हैं, तो क्या हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? रिसेशन तो काफ़ी अरसे से एक लिहाज से चल रहा है। जब कारखाने बंद हो रहे हो, ज़राअत की पैदावार गिर रही हो, तो उसी को तो रिसेशन कहते हैं। ये तो हम पहले से 5 साल, 6 साल, 7 साल से रिसेशन के मोड में जा रहे हैं। मसनूई तौर पे मईशत को चलाते रहे हैं कर्जे लेकर। सर तो सर ये जो 6.1 पर हमारा फॉरेन रिजर्व रह गया और 3 बिलियन डॉलर जो है वो हमने सऊदीया से लेकर रखे हैं, तो what should we call? Is that we are in default or we are out of default or we are nearby default? टेक्निकली तो डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है सर वो सब कर्जों के हैं, हमारे अपने नहीं है। 3 बिलियन सऊदी अरब से लिए हैं, बाकी शायद चाइना से भी कुछ लिया हुआ है पहले। तो ये तो सारे दूसरों के कर्जे हैं, या अगर IMF से या वर्ल्ड बैंक से या किसी कमर्शियल बैंक से भी लोन लिया है। लोन लेके रिजर्व्स बनाना कोई माशी सेहत की इक्कासी नहीं करता। रिजर्व्स तो उस वक्त बने जब आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो और ये आपके अपने पैसे हो। अच्छा, सबसे बड़ा क्राइसिस सर आपके सामने है। एक तो पहले ये बताइए कि जो सियासी हालात तो ठीक हो नहीं रहे और ना होने नजर आ रहे हैं, और अगर ये नहीं होते तो IMF का मामला कहां तक पहुंचेगा? ऐसा है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे इजराइल है, जापान है, इटली है, वहां भी एक मुसलसल बहरान रहता है सियासी। इजराइल में 4 साल में 5 इलेक्शन हुए हैं। ठीक सर। तो अभी भी हुकूमत बदली है वहां पर। ठीक है सर। लेकिन रियासत का एक एजेंडा होता है मईशत चलाने का जी, उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तफिक होते हैं। ये जो मुल्क मैंने बताया, जापान है, इजराइल है, इटली है जी सर, ये सियासी बहरान के बावजूद भी तरक्की करते रहते हैं कि मईशत चलती रहती है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ मसला ये है कि कोई रियासत का एजेंडा नहीं है। रियासत का एजेंडा होता था पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद, और 1977 तक ये रियासत का एजेंडा था कि माशी तरक्की हासिल करनी है तेजी से, और हमने की। 60s में 70s में बहुत तरक्की किया। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन उसके बाद वो रियासत का एजेंडा नहीं है माशी तरक्की। 80 की दिहाई में हमारा एजेंडा था जिहाद फैलाना हमारे पड़ोसी मुल्कों में, मशरक में, मगरिब में। तो उसके बाद अब तक जो है हमने, हमारी रियासत ने, और जब मैं रियासत कहता हूँ उसमें तमाम मौजूद है, सियासतदान भी है, फौज भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, बिजनेस कम्युनिटी भी है। इनका कोई एक एजेंडा नहीं है। और तो इसीलिए जो सियासी बहरान हम देख रहे हैं, ये माशी बहरान का नतीजा है। माशी बहरान सियासी बहरान का नतीजा नहीं है। अच्छा सर, सियासत को हम जरा एक तरफ अलग कर दें। मतलब सियासत अगर ये सारे समझ जाएं तो क्या ये एक टेबल पर आ सकते हैं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट किस तरह करनी है ताकि ये लीकेजेस खत्म हो? आपके पास जो सोल्यूशन है, क्योंकि आप इतने सीजन्ड हैं इस मईशत के मामले के अंदर, लेकिन अब तक आपको दावत वैसे नहीं दी गई कि हालात को बेहतर कर दें, यानी इकोनॉमिक टेबल के ऊपर। लेकिन आप बताइए और फरमाइए कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारा वक्त उधार बाजी चलती रहेगी या कोई हमारे पास मईशत का प्लान हो भी सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। जी फरमाइएगा सर। 2 बुनियादी गैप्स हैं जी जिसको बंद करना होता है। एक बजट डेफिसिट है और एक ट्रेड डेफिसिट है। राइट सर। बजट डेफिसिट ये है कि आपके जो अखराजात है वो रेवेन्यू से ज्यादा है, और ट्रेड डेफिसिट ये है कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ठीक है सर। हम इस वक्त इस दौरान में इस तरह है कि हर 100 रुपए के रेवेन्यू पे 210 रुपए खर्च कर रहे हैं, और हर $100 के एक्सपोर्ट पे $220 इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो 110-120% का तो खसारा है, ये कभी भी कोई मुल्क नहीं चल सकता इस बुनियाद पे। ठीक है सर। हमने कर्जे लेके अब तक ये खसारा पूरा किया है। कर्जे जब तक आते रहे, हमने ये अहम नहीं समझा कि हम इसमें कोई बुनियादी हल तलाश करें।
क्योंकि जब तक पैसे आ रहे थे उसने कहा ये आ रहे पैसे खर्च करो। अब जो है हमारी इस तरह मईशत की के हालात है, बुनियाद ऐसी हो गई है कि अब कोई कर्जे देने को तैयार नहीं है। सर यहाँ तक कि जब हम अभी पिछले दिनों ये बहरान आया था, जी जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी जो बैंकिंग प्रोसीडियर है सर उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट खोलना होता है बैंक्स में, सर तब जाके वो माल होता है। एग्जैक्टली बैंक्स हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कहा आप अगर मंगवा लेंगे तो हमें यकीन नहीं है कि आप इसकी पेमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हमारा बहरान पहुंच चुका है। अच्छा सर फरमाइएगा कि एक और बात की जाती है, बहुत सारे मफरूजात या हाइपोथेटिकल बातें की जाती हैं, मफरूजात पे ही तो हमारी मईशत चल रही है आजकल। तो सर ये बताएं कि कहते हैं कि IMF से कर्जा लिया हुआ है और हम ये करें कि एक और बड़ा कर्जा ले लें ताकि रोल ओवर के अंदर फायदा हो, और उनकी जो इंस्ट्रक्शन है जो कि ये फॉलो कर ही नहीं रहे, ना डार साहब ने की, ना किसी और हुकूमत ने की, ना इससे पिछली हुकूमत ने की, तो IMF से अगर उनका कर्जा लेते हैं और उनकी इंस्ट्रक्शंस भी नहीं माननी और एक और बड़ा कर्जा लेना है, तो ये हमारे लिए मुनासिब होगा सर? जब कोई भी कर्जा देता है ना सर चाहे वो आप एक दुकान लगा रहे हैं और उसमें सिर्फ लाख रुपया चाहिए, सर बैंक ये देखता है कि आपके पास वापस करने की सलाहियत है या नहीं। जी बिल्कुल सही, ये बुनियादी सवाल उनके लिए होता वेरी ट्रू। है। जो भी हमें कर्जा आप देगा, एक बड़ा कर्जा ले ले और ये सारा बहरान खत्म करे 30 साल के लिए, पहले तो वो ये सोचेंगे कि हम कर्जा वापस करने के काबिल है या नहीं। इस वक्त हमारी हालत ये है कि हम कर्जा लेते हैं सिर्फ कर्जा वापस करने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो और जो कर्जे नहीं मिलने की वजह इस वक्त ये है, IMF भी हाथ रोक के बैठा है, बाकी लोग भी हाथ रोक के बैठे हैं, जी उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि पाकिस्तान कर्जा वापस कर सकता है। ठीक सर, इसकी तो कोई इम्कान नहीं है कि कोई आपको इस तरह से 30 साल के लिए रोल ओवर देगा कि अच्छा ये आज के जो कर्जे हैं ये आप 30 साल के बाद दीजिएगा, अभी तो फिलहाल ले लें आप ये कर्जे। ऐसे कोई करेगा नहीं, और अगर करेगा तो उसके दो नतीजे। एक तो ये कि हम आज का बहरान 30 साल पोस्टपोन कर देंगे, बिल्कुल 30 ठीक है साल सर। के बाद हुकूमत होंगे, हमारे बच्चे हुकूमतों में होंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, उन पर सारा बोझ पड़ेगा। और आज का बोझ और ये 30 साल का सूद के साथ बोझ जो पड़ेगा, तो मुल्क की उस वक्त जो माशी हालत होगी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई ये करेगा जी तो इतनी बड़ी सियासी कुर्बानी मांगेगा हमसे। हमारी जो सियासी खुद मुख्तारी है, जी पता नहीं क्या मांगेगा। मैं पिछले 10 साल से ये कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल सही कि कह रहे ये हैं। जो हमें फराग दिली से जो कर्जा दे रहे हैं और सर। कर्जे के जाल फंसा रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज मांगेंगे जो हमारे लिए सियासी तौर पे बहुत बड़ी कीमत होगी। और एक चीज जो शायद उनकी नजर है हमारे ऊपर, वो ये है कि हमारा न्यूक्लियर एसेट्स ले लेंगे, वो जिस तरह लीबिया से ले लिया उन्होंने। कहेंगे अच्छा ठीक है, आइंदा आपको रियायत मिलती है, कर्जे मिलते हैं, राइट ऑफ करते हैं, रोल ओवर करते हैं, आप ये तो न्यूक्लियर एसेट्स तो हमारे हवाले करें। इस तरह की कोई चीज मांगेंगे। अच्छा सर, जरूरी ये- सवाल से पहले मैं अगर एक सियासी सवाल करूंगा, इजाजत है थोड़ी सी? जी जरूर जरूर। अगर छोटा सा कंपैरिजन बताइए, ये एक बड़ी जंग चलती रहती है कि पिछले साल जो यानी PTI की हुकूमत ने बहुत शानदार किया था और वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की तरफ बहुत अच्छे जा रहे थे, वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ आ गए। FBR के 11 लोग तब्दील करने के बाद भी कहते हैं बहुत अच्छे जा रहे थे, 3 वजीर खजाना तब्दील करने के बाद भी कहते हैं बहुत अच्छे जा रहे थे। असद उमर साहब 8 महीने तक IMF नहीं गए, वो भी बहुत अच्छे जा रहे थे। अब वालों पे तनकीद करते हैं, फिर 2013 की बात करते हैं। ये फरमाइएगा सर, ये 2010 से ही ऑनवर्ड शुरू करें और ये खान साहब को और अब की हुकूमत का कंपैरिजन कीजिए, क्या ये सारे के सारे डायरेक्शन लेस हैं या इनकी डायरेक्शन ठीक है कहीं ना कहीं? मेरी एक रिपोर्ट है, मैंने 25 साल की इकोनॉमी को एनालाइज किया है, 1990 से 2015 तक के। मैंने पढ़ी है सर। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी माशी पॉलिसी का रुख जो बदला है, जिससे नुकसान होना शुरू हुआ है, जी वो 40 साल की कहानी है। ओके 40 साल दौरान जितनी भी हुकूमतें आई, ये सब जिम्मेदार है। ठीक वो एक दूसरे को कह सकते हैं कि कौन ज्यादा या कम जिम्मेदार है, लेकिन हम समझते हैं कि सब जिम्मेदार है।
और ख़ास तौर पे जो पिछले 20 साल की हुकूमतें हैं, उन्होंने तो मुझे ऐसा लगता है कि दानिस्ता मुल्क को अंडरमाइन किया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है। गैर मुल्की मफादात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ख़ास तौर साल 2000 के बाद की जो हुकूमत, तो कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमने बेहतर किया। सब हुकूमत जिम्मेदार है हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाने में, और अवाम की जो हालत है इस वक्त, बेरोज़गारी है और अफरात ज़र है, जिनके घर गाड़ी होती थी अब एक वक्त का खाना नहीं खाते हैं, वो जो मिडिल क्लास है वो गुर्बत में गिर गई है। ये जितनी भी हुकूमत अच्छा सर, कितने परसेंट जिम्मेदार हैं? एक लफ्ज बोला गया था पिछली हुकूमत में, सरमाया पाकिस्तान। अच्छा, वो तो नहीं आए, सही लोग सही जगह के ऊपर नहीं आए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और इसके अलावा टेक्नोक्रेटिक सेटअप का भी कहीं नहीं मिला। कहीं ना कहीं तो मेरिट की बेस के ऊपर टेक्नोक्रेटिक लोग लेकर आते, ये टेक्नोक्रेट्स ले आते, ये भी काम नहीं हो सका। यानी कमजोरी जो है वो हमारी कैपेसिटी के अंदर भी है, यानी ऑयल रिफाइनरी हमारे पास नहीं है और हम जो है वो रशिया से तेल लेने चले गए, और फिर हमें यह भी नहीं पता कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 22 से 25 दिन पड़ेंगे या 35 से 40 दिन पड़ेंगे। ये सारा कुछ मिलाकर के सर फिर कहते हैं कि हमें सस्ता तेल नहीं मिला या हम सस्ता तेल नहीं ले सके, ना पिछली हुकूमत ले सकी ना आपकी हुकूमत ले सकी। फरमाइएगा। देखिए, कैपेसिटी का कोई मसला नहीं है, मुल्क में पूरी कैपेसिटी है। जो लोग फैसला करते हैं उनको पता है क्या फैसला करते हैं, बात ये मफादात की है। अच्छा, यानी इनको जिसके पता है, हकदार- ये जानबूझकर ये करते हैं। जी बिल्कुल, जिसके मफादात में होते हैं वो फैसला करते हैं, चाहे मुल्क को नुकसान हो। शोबे ऐसे हैं जहां मसलन 1913 और 1918 के दौरान 2 पावर प्लांट्स लगाए हमने सर पंजाब में, सर कोयले के, सर और इंपोर्टेड कोयले के प्लांट्स लगाए। बिल्कुल ऐसे। जब आपके अपने घर में कोयला है वो नहीं इस्तेमाल करना, आपने इंपोर्ट करके कोयला एक प्लांट लगाना है पावर का, उस वक्त हम शोर मचाते रहे कि आपके पास ज़र मुबादला नहीं है, इंपोर्ट बेस्ड प्लांट न लगाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन जो फर्नेस ऑयल और कोयला इंपोर्ट करने वाली लॉबी है, जी जी, उनके मफादात को नजर रखते हुए ये फैसले किए गए। बिल्कुल ठीक। राइट। तो जब आप फैसले करते हैं एक मखसूस लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो फिर मुल्क को तो नुकसान पहुंचेगा। एक पानी का जहाज है, उसमें आप उसके जहाज के नट्स और बोल्ट्स निकाल के अपनी कैबिन को मजबूत करना चाहें तो जहाज तो डूबेगा। तो आवाम को कब समझ आएगी सर इस माशी हालात की? अवाम को समझ आ रही है, लेकिन हर शख्स इतने मुब्तला है कि रात का खाना कहाँ से आएगा। जो शख्स घर से बाहर निकलता है पैसा कमाने को, तो यही परेशानी है कि बगैर पैसे घर जाऊंगा तो मुंह क्या दिखाऊंगा।